वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे। इसका नाम है इंजन कूलिंग। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम है इंजन कूलिंग। इंजन कूलिंग जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है फॉर द डिजाइन पर्पस। ठीक है, कूलिंग बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। दोनों केस में कूलिंग जो है वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हीट ट्रांसफर प्रोसेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजन डिजाइन। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर का मतलब हुआ कूलिंग। ठीक है, तो अब देखिए कूलिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या है या क्या क्या मतलब होता है कूलिंग से। फर्स्ट है कि लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कंबशन चैम्बर गैसेस। ठीक है, अगर आप किसी भी इंजन में क्या देते हो, हीट इनपुट देते हो। ठीक है, और जो हीट आप इनपुट दे रहे हो अगर वही लॉस हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपका वर्क डन क्या होता है, क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो अगर आपका क्यू रिजेक्टेड बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब आपने इंटेंशनली कुछ हीट ऐड किया और उसमें से कुछ रिजेक्ट हो रहा है, और ये रिजेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो वर्क डन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंबशन चैम्बर में जो गैसेस होती हैं, ठीक है, कंबशन चैम्बर में जो गैसेस होती हैं ये अपने साथ कुछ हीट लेके निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है लॉस, यानी क्यू रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसी का इफेक्ट क्या होता है कि इसका इफेक्ट होता है देयर इज अ लॉस ऑफ पिस्टन वर्क। ठीक है, दूसरी चीज होती है कोई भी आपने मटेरियल यूज किया है इंजन के लिए, ठीक है, जिससे आपका इंजन बना हुआ है। ठीक, इंजन मटेरियल, इस इंजन मटेरियल की कुछ मेटलर्जिकल लिमिट होती है। मेटलर्जिकल लिमिट होती है। ठीक है, और मेटलर्जिकल लिमिट का मतलब ये हुआ कि वो टेम्परेचर जिस पे ये इंजन मटेरियल ठीक ठाक काम कर ले, जिसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और अगर आपके इंजन का टेम्परेचर इसकी इंजन के मटेरियल की लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो इंजन आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इंजन ड्यूरेबिलिटी और इंजन रिलायबिलिटी ये दोनों जो है डिपेंड करता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इंजन। ठीक है, या इंजन कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट या इंजन का टेम्परेचर क्या है इस पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द इंजन ड्यूरेबिलिटी एंड व्हाट इज इंजन रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों पर्पस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इंजन को कूल करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा क्यूआर कम से कम हो। ठीक है, दूसरी चीज हमारा इंजन जो है वो प्रॉपरली काम करे, ड्यूरेबल भी हो और रिलायबल भी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। अब जो अमाउंट होता है इंजन कूलिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना अमाउंट हीट जो है वो इंजन में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कितना अमाउंट से कूल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे सब कुछ अप्लाइड होता है। ठीक है, तो इंजन का जो कूलिंग अमाउंट है ये ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए ताकि आपका कंपोनेंट भी ठीक से काम करे और कंबशन चैम्बर में जो गैस आउटपुट हो रही है, ठीक है, वो भी सही से कूल हो जाए। ठीक है, इन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि अब जो आपने हीट सप्लाइड किया है इंजन के अंदर, अगर हम इसको 100% मान लें तो इसका डिवीजन क्या होता है, ये डायग्राम यही बता रहा है। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मली जो
यूजफुल वर्क होता है, या आपको पता है कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो होता है वो 30 से 40% के बीच में होता है। ठीक है, 40 ज़्यादा हो गया, 35 लिख लीजिए। तो यही लिखा हुआ है कि यूजफुल वर्क जो आपको मिलता है वो 32% मिलता है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एक इंडिकेटिव फिगर है। ये 30% भी हो सकता है और 35% भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटिव फिगर के रूप में समझिए इसको कि आपको जो यूजफुल वर्क मिल रहा है वो 32% है। इसके अलावा 10% वर्क आपका जो है वो फ्रिक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे बियरिंग। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस और रेडिएशन की वजह से 30% एनर्जी लॉस्ट होती है, और जो बचा हुआ 28% से 30% है वो हम कूल करते हैं। तो कूलिंग जो होता है वो इसी 28% एनर्जी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये है आपका हीट्स का डिवीजन कि कहाँ कितना एनर्जी आता है। ठीक है, चलिए देखिए इंपॉर्टेंस क्या होता है। एसआई इंजन के केस में आपको पता ही है कि एक बहुत ही खतरनाक टर्म होता है, यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज प्री इग्निशन। ठीक है, बताया गया है आपको प्री इग्निशन क्या होता है। तो अगर इंजन के अंदर कहीं पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्री इग्निशन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज है नॉक, ये भी आपको बता दिया गया है कि व्हाट इज नॉक। ठीक है, तो अगर इंड गैस का टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब होगा, टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर ब्लॉक ज़्यादा है तो इंड गैस का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको एक एडिशनल हीट मिलेगा। बिसाइड्स जो आपका फ्लेम फ्रंट से हीट आ रहा है, उसके अलावा आपको इंजन ब्लॉक या इंजन भी इस फ्यूल को हीट देगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और प्री इग्निशन बता ही दिया। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में कूलिंग इसीलिए ज़रूरी होती है, या कूलिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि प्री इग्निशन और नॉक दोनों ना हो। ठीक है, और सीआई इंजन के केस में क्या होता है, यहाँ तो आपको पता ही है कि नॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉकिंग सीआई इंजन के केस में हमेशा थोड़ी थोड़ी एग्जिस्ट करती है, एक्सेस नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी हमेशा होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कूलिंग क्यों सेटिस्फैक्ट्री या अच्छे से होना चाहिए, यहाँ पे आपकी मेटलर्जिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ताकि आपका पार्ट्स जो है वो कायदे से ऑपरेट कर सके, ठीक ठाक से आपका इंजन गर्म होके बंद ना हो जाए। ठीक है, इसलिए कूलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन वही ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोकल ओवर हीटिंग को प्रिवेंट किया जा सके और सफिशियंट हीट एनर्जी को रिमूव किया जा सके, ताकि सब सारा फंक्शन ठीक से हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस। अब चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कूलिंग। ठीक है, जरूरत क्या है इंजन कूलिंग। तो इसमें जो पहली नेसेसिटी है, अगर आपको पता होगा तो इंजन के अंदर जब बर्निंग होती है, ठीक है, इंजन के अंदर जब बर्निंग होती है तो जो पीक टेम्परेचर होता है वो करीब करीब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जो पीक टेम्परेचर होता है वो करीब करीब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, मतलब अगर ये सिलेंडर ब्लॉक है समझ लीजिए आप, और ये आपका पिस्टन हुआ, तो यहाँ पे ड्यूरिंग कंबस्जन जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। और आप खुद ही सोचिए कि इस 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर पे इंजन के अंदर कितने डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, उसमें से जो कॉमन डिफेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, और
देखिए आपके इंजन के अंदर जो है वो टेम्परेचर 250 या 200 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 250 या 200 के आसपास होना चाहिए। ठीक, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है और 250 या 200 के आसपास होना चाहिए। और इससे क्यों 250 और 200 के आसपास होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि इंजन में लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, और लुब्रिकेंट जो होते हैं वो लुब्रिकेंट फिल्म होती है। अब अगर इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो ये फिल्म डिटेरिएट हो जाती है। ठीक है, और अगर फिल्म डिटेरिएट हो गई तो इससे आपको क्या क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहले आपका इंजन के अंदर वियर बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? जो पिस्टन रिंग्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, स्टिकिंग ऑफ पिस्टन रिंग्स। ठीक है, स्टिकिंग ऑफ पिस्टन रिंग्स। थर्ड होता है, एक टर्म होता है स्कोरिंग ऑफ सिलेंडर वॉल्स। और डिटेरिएशन का एक और इफेक्ट होगा, अगर ये स्टिकिंग होगी और सिलेंडर पिस्टन के बीच में एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन सीजर हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन सीज कर जाएगा आपका। तो चलिए, वियर आपको पता चल गया, इंजन वियर क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में स्लाइडिंग मोशन होता है, इस वजह से वियर होगा। ठीक है, स्टिकिंग ऑफ पिस्टन रिंग्स, जो पिस्टन रिंग्स लगी होती हैं यहाँ पे, ये एक्सपैंड करेंगी ड्यू टू एक्सेस टेम्परेचर, तो स्टिकिंग का प्रॉब्लम आएगा। स्कोरिंग ऑफ सिलेंडर वॉल्स, सपोज करिए ये आपका सिलेंडर वॉल है, तो इसके ऊपर जो लुब्रिकेशन की फिल्म होती है, अगर ये फिल्म ब्रेक करेगी, ठीक है, ये फिल्म ब्रेक करेगी और इसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स हुआ, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल हुआ, तो ये अगर पिस्टन और सिलेंडर आपस में जब मूव करेंगे, रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज करिए कोई भी पार्टिकल है तो वो सिलेंडर के वॉल को स्क्रैच करेगा। ठीक है, इसी स्क्रैच को बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक है, और पिस्टन सीजर आपको पता ही है कि अगर अनइवन या ज़्यादा पिस्टन एक्सपैंड कर गया, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि देयर इज अ पिस्टन सीजर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सेकेंड नेसेसिटी क्या है। जब भी आपके इंजन के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टेम्परेचर एक जगह कंबशन चैम्बर में प्रोड्यूस होगा और वो आपको पता है कितना होगा, करीब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये टेम्परेचर से जो पार्ट होंगे, अलग अलग इंजन के पार्ट होते हैं, जैसे स्पार्क प्लग हो गया, यहाँ एक एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, ये सारे के सारे जो होते हैं, इनका ये जो टेम्परेचर होता है, इनमें अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जो इंजन पार्ट्स होते हैं वो अनइवन हीटिंग होती है इनकी। ऐसा नहीं कि सारा सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व सब का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ही, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अनइवन हीटिंग होती है। तो अनइवन हीटिंग जहाँ भी होगी तो वहाँ पे आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा, थर्मल स्ट्रेस। ठीक, और जब भी पार्ट में थर्मल स्ट्रेस होगा तो इससे क्या आएगा आपको, फटीग। ठीक है, और फटीग के साथ साथ और क्या होंगे, अगर थर्मल स्ट्रेस अनइवन है, कम हो रहा है, फटीग हो रहा है, तो इससे क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग ऑफ पार्ट्स। तो अनइवन हीटिंग ना हो, ठीक है, ये होगा, लेकिन इसको कम करने के लिए हम कूलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एल्युमिनियम ब्लॉक का इंजन है, तो इसका क्रैकिंग ना हो और
फैटिग अंडर लिमिट हो, इसलिए इसका टेम्परेचर करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आस पास होना चाहिए। कहीं कहीं आपको कास्ट आयरन ब्लॉक भी होता है, जैसे पहले के इंजन आपके कास्ट आयरन ब्लॉक के होते हैं, अब तो एल्युमिनियम वाला यूज होता है। तो कास्ट आयरन ब्लॉक जब था तो ये टेम्परेचर करीब 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। ठीक है, मतलब कास्ट आयरन ब्लॉक जो होते हैं वो लेस प्रोन टू फैटिग एंड क्रैकिंग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम ब्लॉक। ठीक है, लेकिन इन दोनों के और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए अब हम कास्ट आयरन को कम से कम यूज करते हैं। नॉर्मल बहुत सारी जगहों पे अभी भी कास्ट आयरन के इंजन ब्लॉक्स यूज होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखा जाए तो सब मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज योर सिलेंडर हेड। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि यहीं पे सब कुछ माउंटेड होता है। इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, अगर SI है तो स्पार्क प्लग, इसका टेम्परेचर क्रूशियल होता है। इसका टेम्परेचर अभी हमने आपको बताया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए ताकि फिल्म प्रॉपर बनी रहे। तो अगर इसका टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 200 से 250। अगर इनसे ज़्यादा होता है तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम ओवर हीटिंग ऑफ इंजन। ठीक, अगर हेड का टेम्परेचर या सिलेंडर ब्लॉक का टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, तो अगर सिलेंडर हेड का टेम्परेचर जो है वो इससे ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर हीटिंग। ठीक है, ओवर हीटिंग, अब कहाँ कहाँ ओवर हीटिंग होगा, सबसे पहले तो ओवर हीट क्या क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग। ठीक है, तो अगर स्पार्क प्लग आपका ओवर हीट हो रहा है, ठीक है, अगर स्पार्क प्लग ओवर हीट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, देयर इज अ हॉट स्पॉट। जैसे ही हॉट स्पॉट होगा तो प्री इग्निशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और प्री इग्निशन होगा तो देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क, या यूं कहे कि एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्री इग्निशन हो रहा है तो प्री इग्निशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इंजन फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक नेसेसिटी है ताकि हम इंजन हेड को विद इन द स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिमिट रख सकें टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्या हो सकता है, फोर्थ वन। अब SI की बात में मैंने बताया कि स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क प्लग होगा तो प्री इग्निशन होगा। अगर CI इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा नहीं, तो यहाँ क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, अगर एग्जॉस्ट वाल्व, ये करीब करीब हॉटेस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द इंजन, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, तो अगर एग्जॉस्ट वाल्व ज़्यादा गर्म हो गया तो पॉसिबिलिटीज किसकी होगी, नॉक की। ठीक है, ये SI में भी है और ये CI में भी है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वाल्व को कूल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी का ये है, इसी को कह सकते हैं रीजंस फॉर इंजन कूलिंग। तो क्या क्या अच्छाई हो सकती है इंजन कूल करने पे, हमको सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इंजन की एस्पिरेशन पावर कम हो जाएगी। ठीक है, इसी एस्पिरेशन पावर को ही हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो
टेम्परेचर अगर कम होगा तो इंजन की एस्पिरेशन पावर बढ़ेगी और इसी से बढ़ेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दूसरा फायदा क्या हो सकता है हमारे लिए? दूसरा फायदा है कि कंबर्जन प्रॉपर होगा। अब कंबर्जन प्रॉपर का क्या मतलब हुआ? कंबर्जन तो पहले भी हो रहा था, ठीक है। तो अगर ओवर मतलब अगर इंजन में कहीं पे भी प्री इग्निशन का मतलब एबनॉर्मल कंबर्जन, नॉक ये भी है, ठीक है। तो सफिशिएंट कूलिंग होगा तो ये सारी पॉसिबिलिटीज कम होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमको फायदा है? मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंजन। मैकेनिकल स्टेबिलिटी या यूं कहे कि मैकेनिकल ऑपरेशन। जैसे पिस्टन सीजर बताए थे ना, अगर ऑपरेशन रुक गया, पिस्टन सीज हो गया, ठीक है, या ओवर स्कोरिंग हो गई, सिलेंडर का जो वॉल्व है वो ज़्यादा कट पिट गया, ठीक है, तो ये भी एक समस्या होगी। तो अगर कूलिंग प्रॉपर होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि आपका इंजन जो है वो स्टेबल होगा या उसका ऑपरेशन प्रॉपर होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? रिलायबिलिटी, ठीक है, इंजन आपका रिलायबल होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हैं आपके इंजन स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, और नेसेसिटी के लिए कि क्या क्या क्यों ज़रूरत है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर ओवर कूलिंग हो जाए इंजन की ओवर कूलिंग हो जाए तो क्या नुकसान है? इंजन की ओवर कूलिंग होगी तो सबसे पहला नुकसान होता है, आपको पता ही है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर ओवर कूलिंग हो रही है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है लो वेपराइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या नुकसान हो सकता है? यही है लो वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल। अब अगर लो वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल है, इसका क्या मतलब हुआ? पुअर कंबर्जन। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पुअर कंबर्जन का क्या मतलब हुआ? अगर पुअर कंबर्जन होगा तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाएगी, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी कम हो गई तो आपको ऐसे ही परेशानी होगी, गाड़ी तेल ज़्यादा पी रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अगर आपका ये कंबर्जन प्रॉपर नहीं होगा तो सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर या एवरेज गैस टेम्परेचर होगा ये कम जनरेट होगा, ठीक है। मतलब जो हमने बताया था 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है ये 2000 तक ही आए। तो अगर ये एवरेज गैस टेम्परेचर कम जनरेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इंजन के अंदर प्रेशर बिल्डअप कम हो जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर बिल्डअप कम हो जाएगा, इसका मतलब वर्क डन कम हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन पर साइकिल, ठीक है, वर्क डन पर साइकिल कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक पावर कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? थर्मल एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपको वर्क मिलता है वो बेसिकली एक्सपेंशन वर्क होता है, और अगर प्रेशर कम है तो एक्सपेंशन वर्क कम होगा, तो स्पेसिफिक पावर कम होगा। वर्क और पावर में आपको पता ही है क्या रिलेशन होता है, और अगर वर्क आपको कम मिल रहा है तो थर्मल एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ओवर कूलिंग की ये 2-3 हैं, और भी हैं। चलिए पॉइंट 4 देख लेते हैं। अगर ओवर कूलिंग होगा तो जो लुब्रिकेशन है
ठीक है, इसकी जो फिल्म है, ठीक, लुब्रिकेशन फिल्म है, तो अगर लुब्रिकेंट का टेम्परेचर कम होगा तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाएगा। फ्रिक्शनल लॉस बढ़ने का मतलब अगेन देयर इज अ वर्क लॉस, तो ये भी एक नुकसान है। लुब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर कूलिंग नुकसानदायक है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है, अगर आपके ऑयल में सपोज करिए सल्फर है, ठीक है, सल्फर कंटेंट है और आपका टेम्परेचर लो है, ठीक है, या यूँ कहिए कि ओवर कूलिंग है, तो ड्यू टू दिस लो टेम्परेचर ये सल्फर जो है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ सल्फ्यूरस कंपाउंड बनाते हैं, ये भी एसिड नेचर का होता है। ठीक है, और ये एसिड जितने भी होते हैं ये इंजन पार्ट्स के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये एचिंग करेंगे मतलब देयर इज अ सरफेस डिटोरिएशन। ठीक है, जहां से भी ये पास होंगे वहां पे सरफेस को खराब करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रखना पड़ता है। ठीक है, ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मतलब बहुत एक्सेस ओवर कूलिंग हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो ये सब पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो 3 टोटल पॉइंट हुए, जितना पॉइंट बताया गया है उसमें से अगर, ठीक है, ओवर कूलिंग से आपको जो जो नुकसान हुआ, तो इसलिए कूलिंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस। ठीक है, किस लिहाज से, एक तो एफिशिएंसी, अगर ओवर कूलिंग होगा अंडर कूलिंग होगा दोनों केस में एफिशिएंसी ड्रॉप करती है, तो एफिशिएंसी सही रखने के लिए हमको कूलिंग की रिस्पेक्ट होगा। दूसरा, लुब्रिकेंट जो है वो प्रॉपरली काम करे। ठीक है, इस वजह से भी हमको कूलिंग का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। और तीसरा क्या है, जो आपका फैटीग था, थर्मल स्ट्रेस था, मतलब थर्मल फेलियर ऑफ इंजन कंपोनेंट ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन्हीं 3 वजहों से हमारी कूलिंग जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है। तो ये जो है ये आपकी समरी है, ये आपको याद रहेगा तो हो सकता है आप लिख ले जाए। चलिए, हमने बताया था आपको कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो एक डायग्राम से देख लेते हैं, ये आप बस ओवरव्यू के लिए है। सपोज करिए कि ये पिस्टन है, ठीक है, और ये है आपका इनलेट वाल्व। सो इनलेट, ये आउटलेट, दिस इज इनलेट, और मान लीजिए कि ये है आपका स्पार्क प्लग, और यहाँ पे कहीं है पिस्टन रिंग। ठीक है, ये है आपका इनटेक मैनिफोल्ड और ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और यहाँ पे आपका वाल्व लगा हुआ है, इनटेक वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो सबसे कम टेम्परेचर होता है इनटेक मैनिफोल्ड का, मतलब जो नॉर्मली होता है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका टेम्परेचर करीब करीब होता है 210
250 मान लीजिए, इसी के आसपास होता है। ठीक है, ये पोर्शन जो होता है ये रेस्पेक्टिवली कूलर होता है, इनटेक पोर्शन। ठीक है, अब स्पार्क प्लग अगर लगा है तो इसका टेम्परेचर करीब करीब 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जॉस्ट में जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और ये करीब 650 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये जितने भी पोर्शंस हैं, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का टेम्परेचर भी करीब 500 450 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये जितने भी पोर्ट हैं, ये पोर्शन यही हॉटेस्ट पोर्शन है। ठीक है, यहीं पे कूलिंग की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ तो सारे जो इलनेस थे, जो जितने भी इफेक्ट बताए गए हैं, वो आपको अपने इंजन के अंदर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया कि ऑयल का या कूलेंट का टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, और मिनिमम 70, तो 70 से लेके ये करीब 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, मिनिमम 70 रखना पड़ेगा। और ये जो पिस्टन रिंग्स हैं इसका टेम्परेचर वही 200-220 मान लीजिए। ये समझ लीजिए कि जो पार्ट सही है उसका टेम्परेचर 200 के आसपास होना चाहिए, +-10 +-20 कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सिलेंडर हेड है, चूंकि ये कंबशन चैम्बर के अंदर होता है, इससे कंबशन चैम्बर से एक्सपोज होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा इंजन के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और यही टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो आपको थर्मल स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि कंपोनेंट जैसे ये है, सब अलग अलग कंपोनेंट है, सबके अंदर में वेरिएशन है टेम्परेचर का। तो इस वजह से जो है आपको फैटिग या थर्मल स्ट्रेस दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि अब जो टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें 2 टाइप का कूलिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। फर्स्ट इज एयर, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट वन इज एयर और डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। अब इसका एप्लीकेशन यहीं पे बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन होता है वो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपकी बाइक जो है वो एयर कूल्ड है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल्स ये आपको याद ही होगा, या दूसरे भाषा में कहें तो स्मॉल ऑटोमोबाइल इंजन्स। ठीक है, स्मॉल टू मीडियम ऑटोमोबाइल इंजन्स में ये यूज होता है। ठीक है, सेकेंड वन जो होते हैं वो एविएशन में जितने इंजन्स यूज होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं, जैसे एयरप्लेन जो होता है। ठीक है, इनमें यूज होता है। सेकेंड वन इज लिक्विड कूलिंग सिस्टम, या इसको दूसरा नाम है इसका इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। इसका एप्लीकेशन बेसिकली, ये देखिए स्मॉल टू मीडियम यहाँ है, तो मीडियम टू लार्ज ऑटोमोबाइल इंजन्स। ठीक है, और जो स्टेशनरी इंजन्स होते हैं, स्टेशनरी इंजन्स में लिक्विड कूलिंग हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के इंजन है, इंजन कूलिंग 2 टाइप का है। ठीक है, एयर और डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है लिक्विड और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम आज देख लेते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब एयर कूलिंग सिस्टम या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम क्यों होता है? ड्यू टू
पता ही है आपको, ड्यू टू एयर फ्लो अराउंड द इंजन। ठीक है, इंजन के आसपास से हम, या अक्रॉस द इंजन कंपोनेंट्स, इंजन पार्ट्स, इंजन कुछ भी लिख लीजिए। एयर फ्लो होता है अक्रॉस द इंजन, ठीक है, या इंजन पार्ट्स या इंजन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कभी कभी ये सेल्फ होता है, जैसे आपके बाइक में है, कभी कभी इसमें कूलिंग फैन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कूलिंग फैन भी चाहिए होता है और विदाउट कूलिंग फैन भी होता है, तो दोनों कंडीशन है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये इंजन ब्लॉक है, ठीक है, तो अगर ये प्लेन ब्लॉक है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया ये सरफेस एरिया है। ठीक है, इससे जो भी हीट कन्वेक्ट होगी वो यहाँ से जो एयर ब्लो करेगा, इसके आसपास से जो एयर ब्लो करेगा या एयर पास होगा, वो यहाँ से जो भी हीट कन्वेक्ट होगी उसको लेके निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो अपना इंजन देखते हैं उसमें आपको पता ही है कि इंजन में जो है फिन्स लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, अगेन एयर फिर से यहाँ से पास होती है और जो हीट कन्वेक्ट होगी वो एयर अपने साथ कैरी करके ले जाएगा और इस ब्लॉक को ठंडा करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो अगर विदाउट फिन है और विद फिन है, ये फिन आप तो पढ़े ही हैं सब कुछ। ठीक है, तो फिन का मेन पर्पस क्या होता है? फिन का मेन पर्पस होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता ही है कि एच ए डेल्टा टी, ठीक है, क्यू कन्वेक्टेड इज एच ए डेल्टा टी। तो जो आपका एयर कूलिंग सिस्टम होगा वो इन 30, अब एयर के लिए एच तो कांस्टेंट है, ठीक है, दिस ए इज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या है? सरफेस एरिया है। तो अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्यू बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये भी आपके लिए आपकी बस में नहीं है, आपकी बस में जो था वो आपने कर दिया, आपकी बस में था हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, तो एयर कूलिंग सिस्टम जो है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्या डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया, और यही आपके हाथ में है जो आप इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, दूसरा मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है, मास फ्लो रेट, कितना मास अगल बगल से गुजर रहा है। तीसरा क्या है? डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी डिफरेंस, ठीक है, और चौथा है कंडक्टिविटी के ऑफ द मटेरियल। ठीक है, क्योंकि जितना हीट यहाँ से आएगा तभी, अब ये अगर मटेरियल ही कंडक्टिव नहीं होगा तो हीट आएगी ही नहीं, तो हीट आएगी ही नहीं तो जाएगी कहाँ पे? ठीक है, तो इसलिए कंडक्टिविटी पे भी एयर कूलिंग सिस्टम डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है एयर कूलिंग सिस्टम में कुछ डिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं या एयर डक्ट लगे होते हैं। डिफ्लेक्टर का काम होता है कि जो भी एयर आ रहा हो उसको क्रिटिकल लोकेशंस पे सेंड करना। ठीक है, क्रिटिकल लोकेशन आपको बता दिए हैं क्या है। ठीक है, एयर फ्लो को क्रिटिकल लोकेशन पे या क्रिटिकल एरियाज जहाँ पे कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है या जहाँ से खतरा ज़्यादा है वहाँ पे ये डिफ्लेक्टर जो है एयर को सेंड करते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये होता है डिफ्लेक्टर या एयर डक्ट का काम। अब आपको फिन की कहानी फिर से सुनाते हैं। तो कब आपने 3-4 बहुत टाइप की फिन देखी हैं। अगर सपोज करिए ये पैराबोलिक है, ठीक है, और ये है आपका लीनियर या ट्रायंगुलर फिन, ये ट्रंकेटेड कोन है,
और एक नॉर्मली मान लीजिए रेक्टेंगुलर फिन है। ये 4 टाइप की फिन है। ये पैराबोलिक है, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रंकेटेड कोन है, इसी को यहाँ से काट दिया गया है तो ये हो गया, ठीक है। और ये आपका रेक्टेंगुलर फिन है। तो सबसे बेस्ट होता है पैराबोलिक, लेकिन मोस्ट यूज होता है ट्रंकेटेड कोन, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है पैराबोलिक, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए 1 2 3 4। बेस्ट होता है पैराबोलिक, बट मोस्ट यूज्ड होता है ट्रंकेटेड कोन। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज भी आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको, और ये दोनों जो है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल नहीं होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रंकेटेड कोन, क्योंकि ये आगे वाला जो पतला वाला पोर्शन है ये उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मटेरियल इसमें लगता है, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए कि चलिए अगर हम इसका टेम्परेचर और लेंथ का मतलब ये हो गया रूट और ये हो गया टिप, यहाँ हो गया रूट और यहाँ हो गया टिप। लेंथ में अगर ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसे आता है, सबसे ज्यादा ड्रॉप होगा 1 में, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो ये 3 वाला पोर्शन जो होता है ये होता है ट्रंकेटेड कोन, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ड्रॉप मिलेगा पैराबोलिक नेचर में, ठीक है। तो पैराबोलिक नेचर फिन्स आप पढ़े हुए हैं तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, मोटा मोटा मैंने बता दिया, ठीक है, कि ट्रंकेटेड कोन इसके आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये मटेरियल इकोनॉमिक नहीं होता, इसलिए जैसे दिक्कत होती है। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसका एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इसका जो कूलेंट है वो क्या है, एयर, और एयर क्या है, फ्री, सबसे पहला मोस्ट, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसमें कोई रेडिएटर यूज नहीं होगा, जैसे कि लिक्विड कूलिंग में आपने देखा होगा, जीप ऊप में देखते हैं पानी भरते हैं तो नो रेडिएटर, ठीक है। कूलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा डिवाइस या कूलिंग डक्ट वगैरह या कूलिंग पाइपिंग वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। कूलेंट को पंप करने के लिए कोई पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये कहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपको नहीं लगाना पड़ेगा ऐसे टाइप्स का। तो इसलिए ये इंजन जो होता है, इससे इंजन आपका लाइटर होता है और स्मॉलर होता है, ठीक है, जो हमको एरोस्पेस इंडस्ट्री में जिसकी जरूरत होती है, ठीक है। कभी कभी जो आपके कूलेंट होते हैं, जैसे अगर वाटर आप यूज कर रहे हैं कूलेंट में, तो बहुत लो टेम्परेचर पे आपका वाटर काम नहीं करेगा, आपको पता ही है क्यों, ठीक है। ऐसी कंडीशन पे एयर बहुत अच्छा होता है। कुछ लुब्रिकेंट होते हैं जिनके फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, या एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये फ्रीज कर जाएंगे। तो जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट से कम है, तो वहां पे आपको लिक्विड कूलेंट वर्क नहीं करेगा। यहाँ के केस में आपको एयर कूलिंग ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, कूलेंट की लीकेज की समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जब कोई पाइपिंग सिस्टम ही नहीं है, ओपन कूलेंट है और एयर ही है, तो लीकेज की कोई समस्या नहीं है, फ्रीजिंग की भी कोई समस्या नहीं है, फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। छठा पॉइंट जो होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां वाटर की समस्या होती है, वाटर अवेलेबिलिटी की समस्या होती है, ठीक है, वाटर की स्कैरसिटी होती है। तो अगर वाटर स्कैरसिटी है या लेस अवेलेबल वाटर है या पानी बहुत कीमती है, ठीक है, तो उस केस में भी हवा आपको फ्री में मिलती है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब
इसके पॉसिबल एडवांटेज हैं। जो आपका मेजर एडवांटेज है वो एक तो फ्री है, ठीक है, और लाइटर, ठीक है, और ये फोर्थ वाला। तो ये कितने हैं ही, 6 ही है, सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आपको याद रखना है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसका कूलिंग एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू H और H फॉर एयर इज वेरी लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगा कि कूलिंग एफिशिएंसी कम होती है। अब मैंने बताया था आपको कि इसमें कूलिंग फैन लगता है कभी कभी। तो जब कूलिंग फैन जिस भी इंजन में इंस्टॉल्ड होगा, तो ये कूलिंग फैन जो है इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कूलिंग फैन तो कहने के लिए है, बेसिकली ये एग्जॉस्ट नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो भी इंजन से पावर प्रोड्यूस होता है उसका कुछ पोर्शन ये खुद ही खा जाता है, तो ये आपका एक लॉस है, ठीक है। चूँकि कूलिंग एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है, इसलिए आप बहुत हाई पावर आउटपुट इंजन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये लो पावर आउटपुट इंजन में ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर हाई पावर आउटपुट इंजन में इस्तेमाल करेंगे तो सारी समस्याएं पैदा होने लगेंगी, ठीक है। चौथा क्या होता है कि ड्यू टू ओपन एयर फ्लो नॉइज लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आता ही होगा। फिफ्थ वन इज द, चूंकि एयर फ्लो अक्रॉस द सिलेंडर पार्ट्स या इंजन पार्ट्स यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होती है। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, जैसे आपने बाइक में आपके आगे वाला पोर्शन जो है जहाँ से एयर पास होगी, सपोज करिए कि ये कुछ ऐसे है आपका इंजन, ठीक है, हवा इधर से आ रही है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होके ये पीछे वाला पोर्शन जो होता है ये ब्लैक स्पॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग देता है। लेकिन अगर आपने सपोज करिए कि ऐसे आपका इंजन है और आपकी पाइपिंग है ऐसे ऐसे, और इस पाइपिंग से आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। लेकिन एयर के केस में क्या होगा, एयर यहाँ से आएगी, इधर से टकराएगी और साइड से होते हुए ऐसे निकल जाएगी, तो ये वाला पोर्शन जो है होता है ये कम कूल होता है, फ्रंट पोर्शन ज़्यादा कूल होता है विद रिस्पेक्ट टू बैक पोर्शन, ठीक है। तो इन्हीं सब वजहों से आपका इंजन क्या होगा, ओवर हीटिंग की समस्या आती है। तो अभी नहीं, लेकिन जो पहले के इंजन्स होते थे, ठीक है, उसमें कुछ देर इंजन जैसे 150 किलोमीटर चल गया तो लोग खड़ा करके बोनट वोनट खोल दिया करते थे, ठीक है, जब इंजन एयर कूल्ड आते थे, लिक्विड कूल्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इंजन को ठंडा करते थे, फिर चलते थे, फिर ठंडा करते थे, ठीक है। तो ये एक समस्या थी। तो ये है टोटल एयर कूलिंग सिस्टम। बेसिकली आपको इसमें फिन्स को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके फिन्स लगे होते हैं और फिन्स आप अपने HMT से रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सा फिन कितना इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।